हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यहाँ पे 4 बहुपद दिया है, चारों में से कौन सा बहुपद इसका x+1 का गुणनखंड है ये चेक करना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग x+1 से सभी को बारी बारी से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि शेषफल किसका शून्य आता है। अगर शेषफल शून्य आएगा तो हम कह सकते हैं कि गुणनखंड है। अगर शून्य के अलावा कुछ और आता है तो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसमें हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे शेषफल थ्योरम, उसी का उपयोग करके हम यहाँ पे ये चीज़ निकाल सकते हैं कि शेषफल इसका शून्य है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जिससे भाग देंगे उसको लिखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में x+1 से हमको भाग देना है x³ + x² + x+1 को। तो क्या करेंगे, हम जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 कर देंगे, यानी कि इसका शून्यक निकाल लेंगे। तो x = क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब जो भी x का वैल्यू आया इसको हम लोग इस बहुपद में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, px = जो है, एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं x³ + x² + x+1। अब यहाँ पे जो x है x के बदले -1 रख देंगे। तो -1 पर पावर 3 प्लस -1 पर पावर 2 प्लस -1 + 1। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि -1 पर पावर 3 यानी कि -1 को 3 बार गुना करेंगे इसी से, तो -1 होगा, फिर प्लस ये 1 हो जाएगा, ये -1 + 1। तो हम देख पा रहे हैं कि -1 + 1 -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 0। तो जब p ऑफ -1 = 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x+1 से इसको भाग देंगे इस बहुपद को, तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा, 0। और अगर शेषफल 0 होता है तो हम कहेंगे x+1 इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना है, चूँकि p ऑफ -1 = 0 शो x+1 x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है। इस प्रकार से हम लोग अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। हम लोग दूसरा प्रश्न लेंगे, x+1 से इसको डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको पहले =0 करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका शून्यक निकालना होता है और इसका शून्यक का जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग भाज्य में पुट कर देते हैं। तो x+1 = 0, फिर x बराबर कितना होगा, तो -1 होगा। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एक बार हम लिख लेंगे कि p ऑफ x = क्या है यहाँ पे, तो x⁴, x⁴3, x⁴2, x+1। और यहाँ पे हमें रखना है x के बदले -1, क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना आया, -1। तो देखते हैं कितना आता है, -1 पर पावर 4 प्लस -1 पर पावर 3 प्लस -1 पर पावर 2 प्लस -1 और +1। इस तरह से हम देख पा रहे हैं -1 पर पावर 4 यानी कि -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। तो 4 बार अगर -1 को गुना करेंगे तो +1 ही होगा, फिर 3 बार यहाँ पे गुना है तो -1 होगा, यहाँ पे 2 बार है तो +1 होगा, यहाँ -1 +1। तो इस प्रकार से 1 1 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, 1 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि p ऑफ -1 = 0। देखिए ये 0 तो नहीं आया ना, 1 आ गया। हमने क्या कहा था कि अगर रिमाइंडर, अगर शेषफल 0 आए तभी गुणनखंड होगा, और 0 के अलावा कोई भी नंबर आए, कोई भी संख्या आए तो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे चूंकि 1 आया इसीलिए ये गुणनखंड नहीं होगा। इसीलिए लिखेंगे x+1 px का, शॉर्ट में लिख देते हैं, px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से और जो 2 प्रश्न हैं उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग अपने से इसको प्रयास कीजिए, हल हो जाएगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं दोबारा इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पे gx और px
दो बहुपद दिया हुआ है, देखना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो उसके लिए सेम प्रोसेस जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए, वैसा ही पहले हम लोग gx से इसका शून्यक निकाल लेंगे, यानी कि x का मान निकाल लेंगे, और जो इसका वैल्यू आएगा उसको हम इसमें पुट करेंगे। अगर शेषफल शून्य आता है तो हम कहेंगे गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या लेंगे हम लोग, तो लेंगे gx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका शून्यक हमें निकालना है। तो gx इज इक्वल टू शून्य शो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। अब ये -1 हम लोग px में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रख दीजिए। तो 2 गुना -1 पर पावर 3 प्लस -1 पर पावर 2 माइनस 2 गुना -1 और फिर से -1। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना -1 प्लस 1 माइनस 2 गुना -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पे एक ही बार में कर दे रहे हैं। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना -1 -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। तो देख पा रहे हैं कि -2 प्लस 2 प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ गया। तो चूंकि p ऑफ x यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि p ऑफ -1, क्योंकि -1 x के बदले रखे थे, तो p ऑफ -1 इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका शेषफल जो है शून्य हो गया, और शेषफल जैसे ही शून्य होता है तो गुणनखंड होगा। तो इसीलिए लिखेंगे कि gx px का गुणनखंड है। इस प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो दूसरा प्रश्न क्या है, p ऑफ x अभी हम लोग नहीं लिखते हैं, अभी पहले g ऑफ x, क्योंकि हमको इसका शून्यक निकालना होता है। तो g ऑफ x इक्वल टू 0 लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग शून्यक निकालने वाले हैं। अब g ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे x प्लस 2 दिया हुआ है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 यानी कि x इज इक्वल टू -2। अब ये जो वैल्यू आया x का, इसको हम लोग px में पुट करेंगे। तो इसीलिए एक बार px को हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे जहाँ x है वहाँ -2 रख देना है। तो -2 पर पावर 3 प्लस 2 इंटू -2 पर पावर 2 प्लस 3 गुना -2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 पर पावर 3, यानी कि -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये -8 हो जाएगा, और प्लस 3 गुना 4 हो जाएगा, प्लस 3 गुना -2 यानी कि -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 आगे देखते हैं तो -8 प्लस 4 × 12 -6 प्लस 1, तो -8 और -6 14 और प्लस में 12 और 1 13। तो इस तरह से ये -1 आ गया। चूँकि p ऑफ -2 का वैल्यू -1 आया, ये 0 तो नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि p ऑफ -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अगला प्रश्न जो एक बच गया उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। k का मान ज्ञात कीजिए जब निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिया है, तीन px दिए हुए हैं, और इसमें कहा गया है कि सभी का x-1 गुणनखंड है, यानी कि x-1 का जो शून्यक होगा वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, यानी कि इसमें अगर रखेंगे तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू जो है 0 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। तो x-1 का शून्यक पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो x-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इस 1 को हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे। तो चूंकि कहा गया है कि x-1
इसका px का गुणनखंड है, तो वही लिखेंगे चूँकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो क्या होगा, p ऑफ a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसीलिए p ऑफ a, और a का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक आया ना, a का वैल्यू, a मतलब शून्य का वैल्यू 1 आया, इसीलिए p ऑफ a या 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, यहाँ की जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, यानी कि 1 स्क्वायर का 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, यानी कि 2 प्लस k बराबर 0, यानी कि k इज इक्वल टू -2। इस तरह से इसका मान आ जाएगा। तो अगला प्रश्न भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सारा प्रश्न ना सॉल्व करके कोई 2 ही सॉल्व करते हैं, एक हो गया और एक कोई सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोग के लिए भी 2 क्वेश्चन होमवर्क रह जाए, आप लोग भी खुद से प्रयास करें। तो तीसरा प्रश्न हम यहाँ पे ले लेते हैं उसी प्रकार से, चूँकि x माइनस 1 से डिवाइड करना है इसीलिए इसका शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने के लिए इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब x इक्वल टू 1 जो है इसका शून्यक है, और इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो px में रखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग सिंस चूँकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, और गुणनखंड अगर है तो p ऑफ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, p ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा 0, और p ऑफ a का मान 0 हो जाएगा। और p ऑफ a मतलब कितना हो गया, तो a का मतलब यहाँ पे 1 आया, तो 1 रख ही देते हैं। अब हम लोग जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 रखेंगे, कहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें जहाँ पे x वहाँ पे 1 रखना है, तो 1 का पावर 2 माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। तो और जो 2 प्रश्न बच गया, क्वेश्चन नंबर 2 और 4, इसको आप अपने से बनाइए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। गुणनखंडन ज्ञात कीजिए, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, चारों को अलग अलग हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस तरह के प्रश्न को। देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट टर्म में क्या है 12x², और लास्ट टर्म क्या है, तो 1 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म में x² का गुणांक है वो कितना है, 12 है, और लास्ट टर्म कितना है, तो प्लस 1 यानी कि 1। इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 12, ठीक है। तो हमेशा इस तरह के प्रश्न में आपको ये चीज़ करके देखना होगा साइड में, क्या चीज़, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों के गुणांक को हम लोग गुना करके देख लेंगे। तो कितना आ गया, 12। अब क्या करना है, 12 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे। कैसे कर सकते हैं, तो सिर्फ 2 पार्ट जिसमें होना चाहिए। तो 12 को हम लोग 3 गुना 4 लिख सकते हैं, 1 गुना 12 लिख सकते हैं, 2 गुना 6 लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन हम लोग करके लिखेंगे, और फैक्टराइजेशन इस प्रकार से करेंगे कि इसमें 2 ही पार्ट इसका हो, 2 से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि 2 × 2 × 3 3 पार्ट में नहीं तोड़ना, 2 ही पार्ट में तोड़ना है। ये करके देख लेना है। अब इसमें से हमें एक चूज करना है, कौन सा चूज करना है, तो अब आ जाइए बीच वाले टर्म को। तो बीच वाले टर्म में कितना है, -7। तो बताइए कि किसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कि -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 2 8 हो जा रहा है, घटा करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे 11 आएगा या 13 आएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। इसको देखिए जोड़िए, 4 और 3 7, ठीक है। तो यही तो मेरा आंसर हो गया। तो इसको लेना है, हमें क्या करना है, 4 और 3 को लेना है। किस प्रकार से, तो यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है वही रहेगा, 12x² का वही रहेगा, और -7x को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो -7x को हम लोग लिख सकते हैं ना कि -4x - 3x, ठीक है।
इस प्रकार से आपको चूज करना है। तो ये चीज़ कहाँ से लेना है, यहाँ पे अगर हम -x और -12x लेते तो गलत हो जाता है, क्योंकि हमको जोड़ के कितना -7 ही आना चाहिए। तो -7x को 2 पार्ट में हम लोग तोड़ दिए, -4 और -3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया -7x। गुना कीजिए तो कितना आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट में जितना गुना करके आता है उतना आना चाहिए। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं -4x - 3x + 1। अब यहाँ पे ये 4 टुकड़ा यानी कि 4 टर्म में बदल गया, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है उसको हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे और थर्ड और फोर्थ जो है उसको एक अलग ग्रुप बनाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 4x कॉमन आ रहा है। 4x हम लोग बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x, और -4x में 4x बाहर लेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों में देखिए पहले माइनस है तो -1 कॉमन लेंगे, यानी कि 3x - 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ भी 3x - 1 और इसमें भी 3x - 1। जब दोनों टर्म में 3x - 1 है तो इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 1। जब बाहर हम इसको लिए तो यहाँ पे बचेगा 4x और इसमें बचेगा -1। तो इस तरह से देखिए ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ये जो बहुपद दिया हुआ था उसका फैक्टराइजेशन इस प्रकार से 3x - 1 × 4x - 1 आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो ये काम जो हम लोग करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणांक को पहले मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन इस प्रकार से करेंगे और करके हम फिर आ जाएंगे बीच वाले टर्म में, उसको देखेंगे कि कौन सा जोड़ने या घटाने पर उतना आ जाता है। ठीक है, तो चलिए और एक प्रश्न बनाते हैं और इजी हो जाएगा समझने में। तो देखते हैं हम लोग यहीं पे दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है, तो 2x² + 7x + 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 2, यहाँ पे लिख लेते हैं। और लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म कितना है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 6। अब यहाँ पे बीच वाले टर्म को नहीं, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई किए 6 आया, इसका फैक्टराइजेशन भी कर लीजिए। क्या होगा, 1 × 6 होगा, इसके अलावा 2 × 3 होगा, बस यही तो हो सकता है, 2 टर्म में तो यही होगा। अब हम बीच वाले टर्म को लेते हैं 7 को, कैसे तोड़ेंगे बताइए। तो यहाँ पे देखिए कि किसको जोड़ने या घटाने पर 7 आ रहा है, तो 3 और 2 5, 6 और 1 7, तो ऊपर वाला हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2x² वही रहेगा, प्लस यहाँ पे 6x + 1x हो जाएगा। जोड़ के देखिए 7x आ जा रहा है, और मल्टीप्लाई कीजिए तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई जितना होता है उतना ही होगा। अब यहाँ पे 4 टर्म आ गया, तो हम लोग 2-2 का ग्रुप बना लेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं कॉमन आ रहा है कुछ, क्या 2x आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा x + 3, और इसमें 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x + 3। जब ऐसे किए तो क्या हो रहा है कि x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, तो कॉमन आ सकता है, तो x + 3 को कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 2x + 1। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया x + 3 × 2x + 1। अब अगला प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब इसका तीसरा प्रश्न क्या है, 6x² + 5x - 6। फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे, तो मैंने पहले कहा x² का गुणांक है और लास्ट टर्म यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को गुना कर लेंगे। तो देखिए x² के साथ कितना है 6 है, और यहाँ कांस्टेंट -6 है, तो 6 × -6 कितना हो जाएगा, 6 × -6 36 हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, क्या क्या हो सकता है हम लोग देख लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1, माइनस अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ अभी 36 को देखिए, ठीक है। तो 1 × 36 या 2 × 18 या 3 × 12 या 4 × 9 या और क्या, बस घूम के फिर से यही चीज़ आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, ये इतना काम करने के बाद बीच वाले टर्म को देखना है, x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक 5 है। अब बताइए कि कौन सा यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे कि 5 आ जाए। तो इसको जोड़ने पर आता है 37 और घटाने पर आता है 35, तो 5 तो नहीं आ रहा है। 18 × 2 ये जो है इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा या घटाएंगे तो 16 आएगा। हमको कितना चाहिए जोड़ने या घटाने पर 5। अब इसको देखते हैं,
12 और 3 इसको अगर घटाएंगे तो 9, जोड़ेंगे तो 15, ये भी नहीं चलेगा। अब इस पे आते हैं, अगर जोड़ते हैं तो 13, घटाते हैं तो 5, यही चलेगा हमारे पास। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 6x² का वही रहेगा। अब बीच वाला टर्म जो 5x था उसके लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे 9x माइनस 4x। 9 में 4 घटाइए तो 5x माइनस 6। अब इस तरह से ये टर्म और ये टर्म का ग्रुप बना देंगे हम लोग। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन आ जाएगा 2x, तो बचेगा 3x प्लस 2x, अगर 3x कॉमन लेना है हमें, 3x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2x और 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3। अब हम देख पा रहे हैं कि 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दोनों में है, इसलिए 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2x प्लस 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x माइनस 2 बचेगा। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही इजी है, अगर हम फर्स्ट ये स्टेप कर लेते हैं सही ढंग से तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसको बढ़िया से समझने का प्रयास आप लोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख ही लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि x² का गुणांक 3 है और अगला लास्ट गुणांक या कांस्टेंट टर्म -4 है, तो -12 हो जा रहा है। अब हम लोग 12 का फैक्टराइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, 1 गुना 12 कर सकते हैं, 2 गुना 6 कर सकते हैं, 3 गुना 4 कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं होगा। 2 ही टर्म में हमको इसका फैक्टराइज करना है। अब देखना है, देखिए बीच वाले टर्म को कितना है -x, तो x के साथ कितना गुना हो गया -1। अब बताइए कि इसमें से, ये तीनों में से किसको जोड़ेंगे या घटाएंगे कि -1 आएगा। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 13, घटाते हैं तो 11, इसको जोड़ते हैं तो 8, घटाते हैं तो 4, इसको जोड़ते हैं तो 7, घटाते हैं तो -1। तो चलिए इसको लेना है, यानी कि समझ में आ गया, इसको लेना है। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x। अब देखिए 4x यहाँ पे 4 और 3 था तो इसलिए 4x 3x का यूज किए, और माइनस में ज़्यादा लिए इसलिए क्योंकि माइनस में आंसर है। तो -4x प्लस 3x, जब इसको ऐड करेंगे तो -x आ जाएगा, फिर -4। अब यहाँ पे 4 टर्म होने के कारण 2 ग्रुप बना लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड में हम लोग देखते हैं फर्स्ट में क्या क्या आ रहा है कॉमन। तो यहाँ पे x आ रहा है, क्या आ जाएगा, तो 3x माइनस 4, और इसमें 1 आएगा कॉमन, तो 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 दोनों जगह है, इसलिए 3x माइनस 4 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा इसके साथ, x प्लस 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप को आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए तो कोई भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 5 को। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।